स्वागत है आपका एक बार पुनः सार्थक स्टडी में, जहां भारतीय संविधान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं पुनः उपस्थित हूं जिनके पेट की परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। मेरा उद्देश्य ही है कि मैं ऐसे प्रश्न या ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लगातार प्रोवाइड करूं जो आपके रिवीजन में सहायक हो सके तथा जो आपके परीक्षा में आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावना हो। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो यह मेरा वीडियो है वो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के है जो आपके सामने है। पहला प्रश्न इसका है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आसान सा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, लेकिन अगर रिवीजन न हो तो कंफ्यूजन पैदा कर देता है। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप अगर पूर्व में आपने पढ़ाई की है तो आप एक बार प्रयास करें। आपका समय शुरू होता है अब। आप 10 सेकंड में इसको लगाने का प्रयास करें कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। कोयल है, हंस है, मोर है या कबूतर है। बिल्कुल मित्रों, मेरा उद्देश्य आपको समय देने का इसलिए था कि आप पहले ये जान सकें कि कौन सा है, मन में एक ऑप्शन सोच सकें और फिर पुनः मैं आपको जब समय दूं तो आप उसको लगा सकें। तो हमें उम्मीद है कि आप लगा लिए होंगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है, यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो क्या है, मोर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही शानदार प्रश्न है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? आप एक बार प्रयास कीजिए। 1947 में, 1951 में, 1956 में या 1966 में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। आप देखेंगे ये भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग थी और जोरदार मांग की गई। फिर किस वर्ष था जो पहला भाषाई आधार पर राज्य जो पुनर्गठित किया गया? निश्चित रूप से आपने प्रयास किया होगा। इस प्रश्न में भी उत्तर विकल्प सी ही है, यानी कि 1956 में। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके पेट की परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर इन प्रश्नों का आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी परीक्षा को बहुत सरलता से दे पाएंगे और आपको अपनी परीक्षा देने में बहुत ही सुविधा होगी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन या निर्माण किया गया? आपका समय शुरू होता है अब। आप एक बार प्रयास कीजिए। पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो हम जानते हैं कि भाषाई आधार पर पुनर्गठित होने वाला, आपने प्रयास किया होगा, कौन सा राज्य था? तो आंध्र प्रदेश था। बड़े लंबे समय से आंध्र प्रदेश के लोग मांग कर रहे थे, तो भाषाई आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो इसका किया गया। अब एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? आप प्रयास करें लगाने का। 20, 25, 30 या कोई सीट आरक्षित नहीं। बिल्कुल मित्रों, लोकसभा में जो सीटों की संख्या है आरक्षित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। हमेशा प्रश्न में यह ध्यान देना है कि प्रश्न की लाइन कह क्या रही है। यहाँ कह रहा है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, और यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि लोकसभा में जो सीटों की संख्या है वो पहले जब हम ये जानेंगे कि कुल कितनी सीटों की संख्या है तभी हम इस स्थिति में रहेंगे कि हम ये लगा सकें कि लोकसभा में केंद्र शासित के लिए सीटों की संख्या कितनी है। ये आप देखेंगे यहाँ पे जो कुल सीटों की संख्या जो है वो कितनी है, ये आप देखेंगे एक फिगर है। जो कुल सीटें हैं लोकसभा में वो 552 है। अब जब हम जान गए कि 552 सीटें, टोटल सीटें जो लोकसभा में हैं वो 552 हैं, जो व्यवस्था की गई थी, तो फिर हम जानेंगे, तब हम जानेंगे कि स्टेट के कितने सीट हैं। ठीक है, तो इसमें जब स्टेट की सीट जानेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको जो है केंद्र शासित प्रदेश के सीटों की संख्या भी मालूम चल जाएगी। यानी इसमें राज्यों से कितने हो गए, तो राज्यों से हम देखेंगे तो राज्यों से सीटें हो गई 530। राज्यों से कितनी सीट हो गई? राज्यों से 530 हो गई। अब देखिए, जब राज्यों से 530 हो गई, ये होता कैसे है? मेरे कहने का मतलब ये 52 कैसे होता है, 552 कैसे होता है? मेरे समझाने का अर्थ यह है कि आज के बाद ये प्रश्न आपका गलत न हो। अब क्या हो गया, ये केंद्र शासित प्रदेश से 20 हो गई। अब आप कहेंगे साहब कि अभी तो ये 550 ही हो रहा है,
तो 2 सीटें रखी गई थी। हालांकि इसमें अभी संशोधन हुआ है और जो एंग्लो इंडियन के लिए सीटों को रखा गया था वो सीटें अब क्या हो गई, वो सीटें इस बार जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण था उसको लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया। तो कुल सीटें कितनी हैं? 552 है, जिसमें स्टेट से कितनी है? स्टेट से आप देखेंगे तो स्टेट से आपको मिलेगी 530 और केंद्र शासित प्रदेश से कितनी मिलेगी? 20 मिलेगी और 2 एंग्लो इंडियन मिलेगी। और लोकसभा की टोटल सीटों की संख्या कितनी हो गई? 552 हो गई। तो इस तरह से हम देखेंगे, इस प्रश्न का विकल्प लगाएंगे तो कितना उत्तर आएगा, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो सीटों का स्थान आरक्षित है वो कितना है? 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? कह रहा है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करना हो, ठीक है, या नए राज्यों की स्थापना करना हो, ठीक है। आप देखते हैं नए नए राज्य निर्माण होते रहते हैं, ठीक है। अब जब नए राज्यों का निर्माण होगा, आप जानते ही हैं, तो निश्चित रूप से उसके लिए कोई ना कोई एक कार्यपालिकाई शक्ति होगी जो उस राज्य का निर्माण करेगी। जैसे अभी आपने देखा होगा हाल ही में कई राज्यों के निर्माण हुए हैं। आप कह सकते हैं अपने उत्तर प्रदेश को ही पूरा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही था, फिर एक नया स्टेट उत्तराखंड बनाया गया, या अभी आंध्र से अलग करके तेलंगाना बनाया गया। तो ये नए राज्यों की जो स्थापना होती है या ये जो नए राज्यों का निर्माण होता है, तो इसकी जो नए राज्यों के निर्माण करने की शक्ति है वो किसके पास है? आप एक बार प्रयास कीजिए। संसद को, लोकसभा को, राजनीतिक दलों को या केंद्र सरकार को? बिल्कुल आपने लगाया होगा। यह शक्ति किसे प्राप्त है? तो यह संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? बहुत ही हिट पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए, और बल्कि ये उस खंड का प्रश्न है, ये मूल अधिकार का प्रश्न है। और हमने अपने पूर्व की वीडियोज में भी चर्चा की है कि 2-3 पार्ट ऐसे हैं भारतीय संविधान के जहां से प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना है। जैसे मैंने बताया था उद्देशिका, उसके बाद से मैंने बताया था मूल अधिकार, फिर मैंने बताया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बाकी राष्ट्रपति और फिर संसद और पंचायत से तो है ही है। लेकिन इधर प्रारंभिक जो संविधान के पार्ट है उसमें जो सबसे हिट सेगमेंट है वो सेगमेंट है ये मूल अधिकार का, जो यहाँ से हमारा अब शुरू होता है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। एक बार आप इसको लगाने का प्रयास कीजिए कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। हमेशा ये ध्यान रखिए कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध कर रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अच्छा, जरा सा ये भी समझना चाहिए हमको, हम जब प्रश्न को भली भांति समझेंगे तो उसके उत्तर को भी समझेंगे और साथ ही साथ उस प्रश्न को हमको याद करने में आसानी भी होगी। हमने इसीलिए कारखाने को हाईलाइट किया है कि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अब ऐसा क्यों है, आप सोचिए जरा सा एक बार। ऐसा इसलिए है कि बड़े बड़े कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, छोटा भी कारखाना है, मशीन है, तो अगर वो बालक हैं तो सारी सावधानियां उनसे नहीं हो पाएंगी। लेकिन लोग कम मजदूरी और ऐसे परिवार जिनके भरण पोषण की समस्या है वो छोटे छोटे बच्चों को भी कमाने के लिए भेज देते हैं, और कारखानों में उसके साथ वो बच्चे दुर्भाग्यवश हादसे के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए हमारा भारतीय संविधान जो है यह व्यवस्था किया कि कारखानों में बालकों का नियोजन नहीं होगा। अगर एक निर्धारित उम्र है उसके बाद ही हो सकता है। तो वही ये मूल अधिकार का प्रश्न है और पूछ रहा है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, यानी कौन सा अनुच्छेद है मूल अधिकार का जो बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। एक बार आप प्रयास कीजिए, फिर हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। बिल्कुल आपने लगाया होगा, और ये है अनुच्छेद 24। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आप इसको एकदम ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके पूछे जाने की बराबर संभावना रहती है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 24 करता है। कहता क्या है ये
ये कितने वर्ष के बच्चों को के लिए है ये, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको आप कारखाने में नहीं लगा सकते हैं। अगर लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये कानूनन आपको अपराध हो जाएगा। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में नियोजित नहीं किया जाएगा या अन्य किसी परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो ये उम्र भी याद रखिएगा कि जो बालकों के नियोजन का प्रतिषेध हमारा भारतीय संविधान करता है वो किस उम्र तक के करता है और कौन सा अनुच्छेद है। आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको याद करना है तो यहाँ भी आपको 4 मिलेगा और यहाँ भी आपको 4 मिलेगा, यानी कि एक 14 है और उसमें 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान की हृदय या आत्मा कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जिन लोगों को सारी चीजें तैयार हैं उन लोगों से भी इस तरह के प्रश्न में मिस्टेक होती है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने शामिल किया है कि आप ये जाने। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने भी आपको बताया है, और क्या बताया है, अगर हमारी वीडियो जरूर देखे होंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। यहाँ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कह रहा है इनके द्वारा संविधान की हृदय या आत्मा कहा गया है। एक हृदय और आत्मा हम पहले बता चुके हैं, आप बिल्कुल ध्यान कीजिए। अगर आपको ध्यान आता है सो फार सो गुड, अगर नहीं आता है तो आप मेरी पूर्व की वीडियो जरूर देखिए, ताकि जब आप खोजने की प्रवृत्ति रखेंगे, जब आप खोजेंगे, खोज निकालेंगे कि आखिर यहाँ हमने आपको संविधान की आत्मा दूसरी बताया और हृदय दूसरा बताया, और इसके पूर्व में जो प्रश्न है उसमें दूसरा बताया, तो ऐसा मैंने क्यों बताया। तो इसको आप लगाने का प्रयास कीजिए, हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। बिल्कुल, जिन लोगों ने डी विकल्प लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। जैसे इस प्रश्न का अंतर क्या है कि जो इसके पूर्व जो हमने वीडियो में बताया है, हमने कहा कि थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोड़ पड़े, जब हम उद्देशिका बता रहे थे तो वहां बताए थे कि जो नॉर्मली कहा गया है वो उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है, लेकिन यहाँ इसीलिए मैंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को हाईलाइट किया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या किया, इन्होंने 32 को बता दिया कि यह संविधान का हृदय या आत्मा है। अब ऐसा क्यों बताया, 32 में है क्या, एक इस वीडियो, ये वीडियो जो है एक तरह से ये जो वैकल्पिक प्रश्नों का है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बाद इनके कंसेप्ट आधारित हम जो वीडियोस जो भी हम संविधान के लेके आ रहे हैं उसमें एक कंसेप्ट और प्लस एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ताकि यह पता चल सके कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और कैसे लगाया जाता है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और देखा जाए सच में डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा है वो बिल्कुल गलत नहीं कहा है। संवैधानिक उपचार बहुत जरूरी है। तमाम तरह के दिक्कतें इस तरह की आती हैं जहां संवैधानिक उपचार की व्यवस्था न हो तो जो निर्दोष भी है वो भी दोषी करार हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने इसको कहा था। उन्होंने कहा था कि यदि मुझसे पूछा जाए तो संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवा किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा, यह संविधान की आत्मा है। तो आप देखेंगे कि उद्देशिका भी है और अनुच्छेद 32 भी है। अनुच्छेद 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न दो तरह से आता है और दोनों जगह जो इसका आंसर होता है वो 2 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप जानते ही हैं ये क्या बोलते हैं, कितना महत्वपूर्ण है। ये क्या किया गया कि पहले जो है जो मूल अधिकार अभी आपको जो देखते हैं वो कुल टोटल क्या बोलते हैं कि जो मूल अधिकार है उसमें एक संपत्ति का भी मूल अधिकार था, लेकिन किस अधिनियम के द्वारा। तो आपने पढ़ा होगा, तो एक बार थोड़ा प्रयास कीजिए कि आप सही उत्तर तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। बाकी मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। संविधान के 40वें संशोधन द्वारा यहाँ आपको कह रहे किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को लोप किया गया। यहाँ देखेंगे 40वां लिखा है, यहाँ लिखे हैं 42वां है, यहाँ लिखे हैं 44वां है और यहाँ लिखे हैं 46वां है। तो जैसे इस तरह के प्रश्न में होता क्या है, अब ये संख्या में भी दे सकते थे। जैसे ये अगर यहाँ 40 कर देते, ठीक है, और बाकी
बाकी ये 40 कर देते, ये 42 कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने उसको शब्दों में लिख दिया। ये प्रश्नों को घुमाने का तरीका है। ये इसको 44 कर दिए होते, ठीक है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने उसको क्या किया, शब्दों में लिखा। तो आप उससे उस पर नहीं जाना है, हमको उम्मीद है आप लगा चुके होंगे। तो ये जो संशोधन था ये कौन सा था, ये विकल्प सी इसका सही आंसर अगर आप लगाते हैं तो विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। यानी कि कौन सा अनुच्छेद था ये, तो ये 44वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा क्या हुआ, जिसके द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार का लोप कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं संविधान का एक सेकंड, थोड़ा प्रश्नों को सही करना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अब ये भी मूल अधिकार का प्रश्न है और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। जो भी हिट टॉपिक हैं हमारे समाज से रिलेटेड, उन चीजों को तो जानना ही होगा। और जहां इस तरह का आधारी एग्जाम हो, जो बेस एग्जाम हो, उसमें तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको जाने बिना अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमसे आगे भी गलतियां होंगी। इसीलिए प्रारंभ में ही इस तरह के प्रश्न पूछ के और अभ्यर्थी को उसके प्रति अवेयर बनाया जाता है। तो उससे संबंधित प्रश्न है ये। छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। आप एक बार लगाने का प्रयास करें, हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह है अनुच्छेद 17। अगर आप बी लगाए हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो छुआछूत उन्मूलन है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। जब मूल अधिकार हम पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 17 जब हम पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता। अब थोड़ा सा ये प्रश्न जो है ये पेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा सा हमें लगेगा कि स्पेशल है, लेकिन फिर भी चूंकि अच्छा प्रश्न है इसलिए अगर जान लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। चूंकि ये उपखंड में चला जाता है, इसीलिए मैंने ऐसा बोला। तो आप अगर पढ़े हैं तो बिल्कुल सही है, आप एक बार लगाने का प्रयास कीजिए। और अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हैं तो मैं आपको उत्तर बताता हूं। ये अनुच्छेद 19(1)(अ) में यह व्यवस्था है, प्रेस की आजादी वाली व्यवस्था है। स्पष्टतः कहीं संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन जो आजादी उसकी अंतर्निहित है वो अनुच्छेद 19(1)(अ) में ये अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। हाँ, ये छुआछूत उन्मूलन देख लिए, उसके बाद से प्रेस की आजादी देख लिए, और नेक्स्ट भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। कह रहा है कि किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप देखते हैं इसका खूब प्रयोग किया जाता है और ये कहा जाता है कि हमको बोलने की आजादी है। वही जो बोलने की आजादी है इसी को हम कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी। तो और भाषण भी देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मूल अधिकार में शामिल है। जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये मूल अधिकार में शामिल है। पूछ ये रहा है कि किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। 14 है, 19 है, 21 है या 22 है। आपका समय शुरू होता है अब। एक बार आप प्रयास करें। इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग और सदुपयोग दोनों किया जाता है, तो बिल्कुल इसको जानना चाहिए कि कौन से अनुच्छेद में यह है। तो हम आशा करते हैं कि आपने इसका उत्तर लगा लिया होगा। तो अभी जो आप अनुच्छेद पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 19(1)(अ) जो पढ़े हैं वो प्रेस की आज़ादी स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन उसी के तहत उसको मिलती है। तो वही ए भी है, 19 ही है जहां भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान शामिल है।
नेक्स्ट देखते हैं, धार्मिक सुन्नता के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। जैसे मान लीजिए कि भारतीय संविधान जो है धार्मिक सुन्नता देता है, तो इसके अंतर्गत वो कह रहा है कि कौन कौन से प्रावधान सम्मिलित है। जैसे मान लीजिए धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, साथ ही राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो बिल्कुल बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसमें एकदम आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी चीज, ऐसी चीज जो आपके सामने आती है और जो आपको लगता है कि ये चीज नहीं हो सकता है, आप उसको अपने स्वविवेक से खारिज कर सकते हैं। नीचे वाले में देखेंगे कि लिखा है कि धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। यह किसी भी धार्मिक निकाय को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह किसी का धर्म परिवर्तन कराए। धर्म परिवर्तन में तमाम तरह के विवाद उत्पन्न होते हैं, आपने इस चीज को देखा है। और अगर आप न्यूज से और अन्य चीजों से अगर आप अवेयर रहते होंगे तो आप बिल्कुल देखते होंगे कि धर्म परिवर्तन पे कितना बड़ा बवाल होता है। तो यह विकल्प तो हो ही नहीं सकता है। ऐसे में आप जानते हैं हमारे सिख भाइयों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, तो और बाकी सभी धर्मों को अधिकार प्राप्त है, उसी के तहत तो सारे लोग काम करते हैं। तो धर्म प्रचार करने का अधिकार, अपने धर्म का प्रचार करिए। सिखों को जो कृपाण धारण करते हैं, यह अधिकार हमारे भारतीय संविधान ने दिया है। राज्यों को समाज सुधारक विधि का निर्माण, राज्यों को जो कह रहा है ये, तो ये कह रहा है कि समाज सुधारक विधि का निर्माण। तो इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस प्रश्न का जो विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा, 1, 2 और 3। इसमें मैंने समझाया और आपको बिना टाइम दिया आपको आगे बढ़ाया, क्योंकि इस प्रश्न का जो सेगमेंट था वो इस तरह का था कि अब आइए अगला आप देखिए, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। अभी आपने पढ़ा था क्या कहते हैं, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, और यहाँ क्या आ गया, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। तो इसके लिए जो अधिनियम आया था वो संसद कब लेके आई थी, यही इस प्रश्न में पूछा गया है। आप इसको लगाने का प्रयास कीजिए। 1971 में, 1976 में, 1979 में या 1981 में। बिल्कुल, अगर आप विकल्प बी पे जा रहे हैं तो एकदम सही है, 1976 में। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने 1976 में पारित किया, जिसका उद्देश्य अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष्य में केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करना ही नहीं, अपितु उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना भी था। इसके पहले हम लोगों ने अनुच्छेद 23 पढ़ा है डिटेल से, और उसी अनुच्छेद 23 को थोड़ा सा और बल दिया गया, और उसमें क्या व्यवस्था लाया गया कि केवल उनको मुक्त करना ही नहीं है, बल्कि उनको उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। मूल अधिकार विधिक अधिकार दोनों है, न तो मूल अधिकार है और न ही विधिक अधिकार है। आप एक बार लगाइए, आप एक बार प्रयास कीजिए कि क्या आप इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंच पा रहे हैं। बिल्कुल, इस प्रश्न का उत्तर जो लोग सी लगा रहे हैं वो सही है। सूचना का अधिकार क्या है, एक मूल अधिकार भी है और एक विधिक अधिकार भी है। अब आप जानिए, सन 2005 में प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार मिला। सूचना का जो अधिकार है वो क्या नाम है कि, और यह मिला कि वह सूचना मांग सकता है, न मिलने पे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा माननीय उच्चतम न्यायालय, वो अनुच्छेद 19(1) क के तहत इसे भाषण एवं अभिव्यक्ति के अधिकार के ही अंदर ही माना। तो अगर 19(1) अगर उसके अंदर इसको मानता है तो ये मूल अधिकार हो गया। अब थोड़ा सा विधिक अधिकार के बारे में जान लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ विवाद जो था, उसमें न्यायमूर्ति वेंकटचलैया ने स्वीकार किया कि विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना प्राप्ति का अधिकार शामिल है। हालांकि भारतीय संविधान में सूचना के अधिकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, और अतः सूचना का अधिकार मूल अधिकार एवं विधिक अधिकार दोनों है। जैसे जब इसकी विस्तृत व्याख्या हुई, अब मैंने बताया कि
जो उच्चतम न्यायालय है वो एक बार 19(1) क के तहत इसको माना कि जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसी के तहत ये आता है और ये मूल अधिकार है। लेकिन जब इसकी विस्तृत व्याख्या हुई तो ये मालूम चला कि नहीं, अगर स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो यह मूल अधिकार न होकर के क्या हो गया, एक विधिक अधिकार हो गया। तो अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो सबसे इसका उत्तर जो होगा वो विधिक अधिकार ही होगा। लेकिन अगर मूल अधिकार और विधिक अधिकार दोनों दे के पूछता है तो वहाँ दोनों हमको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, और आज के इस सेगमेंट का अंतिम प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वे कौन कौन से हैं? अब मैंने कहा कि मैं इसके बाद एक वीडियो इस तरह की लेके आऊँगा, आप एक बार लगाइए। आपको अगर पहले से संविधान पढ़े हैं तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि समानता का अधिकार किसके किसके अंतर्गत आता है। ध्यान रखिए, जब भी प्रश्न पढ़िए तो जो मेन चीज़ है उसको बिल्कुल हाईलाइट कीजिए कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है समानता का अधिकार और वो किन 5 अनुच्छेदों में आता है। आप यहाँ देखेंगे और सोचेंगे क्यों ऐसा 5 लिख रहा है, लेकिन अगर आप पढ़े हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये 5 अनुच्छेदों में आता है। तो वो कौन सा है, आप एक बार प्रयास करके देखिए, हम आपको बताते हैं। तो जो इसका जो समता का अधिकार है, समानता का जो अधिकार है वो किस में आता है, वो विकल्प बी पे आप जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 14 से 18 में ये आता है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा जान लीजिए कि जैसे जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से लेकर के और अनुच्छेद 35 तक, ये भी प्रश्न एक बनता है कि मूल अधिकारों की व्याख्या कहाँ से कहाँ तक है। तो ये अनुच्छेद 12 से लेकर के और कहाँ तक है संविधान में, अनुच्छेद 35 तक है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अनुच्छेद 12 से और 35 तक ये मूल अधिकार है। ठीक है, फिर आपको अब जानना है कि किन किन सेगमेंट में है, माने क्या सीक्वेंस है इनका। तो सबसे पहला जो होता है वो समता का अधिकार होता है, और वो समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक आता है, अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। अब जब उसके डिटेल में जाएंगे तब हम पढ़ेंगे विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, यह अनुच्छेद 14 हो गया। धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यह अनुच्छेद 15 हो गया। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यह अनुच्छेद 16 हो गया। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 हो गया, और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 हो गया। इसी तरह से आप स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे, 19 से 22 तक आपको मिलेगा। फिर आप शोषण के विरुद्ध अधिकार देखेंगे, जिसमें आपने देखा बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, वो आपको 23-24 में मिलेगा। फिर आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे और वो आपको 25 से 28 तक मिलेगा। शिक्षा संस्कृति तक अधिकार देखेंगे, वो आपको 29 से और 31 तक मिलेगा। और अंत में जो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बताया गया है, तो वो आपको अनुच्छेद 32 में मिलेगा। मोटा मोटी ये मूल अधिकार है। इन सारे अनुच्छेदों को आप जरूर देखिएगा। वैसे हम प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम मूल अधिकार का पूरा जो अनुच्छेद है और उससे किस तरह के और भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं उनको लेके आऊं और वो चीज़ आपकी क्लियर करा दूं। मित्रों, आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम जो वीडियोस लेके आएंगे वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और उनको आप देख करके और आप अपने संविधान को दोहरा सकते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।